आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में क्या हो रहा है और किस तरह की चीख मची हुई है, पहले ये देखिए और सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुर्का टीम खतरे में है। प्रयागराज में रहने वाले जिस मुस्लिम परिवार के साथ रात के वक्त मारपीट हुई वो बीजेपी समर्थक है। यह परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में प्रचार कर रहा है। यही बात वहां के कुछ मुस्लिमों को पसंद नहीं आई और 22 मई की रात घर में घुसकर इस परिवार पर हमला कर दिया गया। महिलाओं की पिटाई की गई। उसके बाद का वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया। जी न्यूज की टीम ने जब पीड़ित मुस्लिम परिवार से बात की तो पता चला कि इन्हें मोदी और योगी को वोट देने पर देख लेने की धमकी दी जा रही थी। कहा गया कि मोदी का समर्थन करोगे तो बहुत पिटोगे और यह भी धमकी दी गई कि 25 मई को अगर वोट डालने जाओगे तो और ज्यादा पिटोगे। अब समझ लीजिए किस तरह वोटिंग से पहले वोटर्स को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई रोड शो या रैली करते हैं तो मुस्लिम समुदाय से भी उनके समर्थक उमड़ पड़ते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें न जाने कितनी बार देखी होंगी। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सबा खान और उसके परिवार को भी मोदी और योगी का समर्थन करने की कीमत चुकानी पड़ी है। वो हम लोग योगी जी और मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनको ये बात, हमारे घर के पीछे वो रहता है सलीम, उसको ये बात बुरी लगी, इसलिए उसने हमारे साथ मारपीट की दुर्घटना की। उसने कहा कि क्यों सपोर्ट करते हो, ना करो, अब की बार योगी जी ना मोदी जी नहीं आएंगे। 25 तारीख को आप वोट नहीं डालिएगा, अगर वोट डालेंगी तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग मोदी योगी जी को सपोर्ट करते हैं, पर हम लोग के घर के पीछे जो लोग जलते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि हम लोग सपोर्ट करें, इसी सिलसिले में आके वो लोग ने मारपीट करी हम लोग के साथ। बोला था कि अगर तुम लोग ने सपोर्ट करा तो फिर तुम लोग को आज इतना मारे, लेकिन कल मतलब उससे ज्यादा ही मारेंगे। प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में सबा खान का घर है। 19 मई को प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ की रैली थी और 21 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। पीएम मोदी की रैली के अगले ही दिन यानी 22 मई को रात के समय सबा खान बीजेपी प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। सबा का दावा है कि बीजेपी के लिए प्रचार करने की वजह से पड़ोसी सलीम ने पहले उन्हें धमकाया और उसके बाद घर में घुसकर मारपीट की। इलाहाबाद लोकसभा सीट पर शनिवार को वोटिंग होनी है। यहाँ बीजेपी के नीरज त्रिपाठी और कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह आमने सामने हैं। 2019 में रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से जीती थी जो बीजेपी में है। प्रयागराज में बीजेपी की कई मुस्लिम कार्यकर्ता भी एक्टिव हैं। इन्हीं में से एक सबा खान भी है। मारपीट का ये मामला पुलिस में जा चुका है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन वोटिंग से पहले बीजेपी की बुर्का टीम पर हमला मोदी और योगी की टेंशन बढ़ाने वाली है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस प्रयागराज में बीजेपी की बुर्का टीम को धमकी दी गई, पीटा गया, उसी प्रयागराज से कल असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समुदाय को संबोधित कर रहे थे। कह रहे थे कि मुसलमानों को सभी दलों ने एटीएम मशीन समझ लिया है। जो दल मोदी और योगी का डर दिखाकर मुस्लिम वोट लेते हैं, उनको लेकर ओवैसी ने मुसलमानों को अलर्ट किया। कहा कि मोदी योगी से डरने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर खुद ओवैसी बुर्के में हो रही फर्जी वोटिंग के खिलाफ बीजेपी के एक्शन से डर गए हैं। देशहित में कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले बीजेपी बुर्के को लेकर एक्टिव है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा था कि बुर्का पहनकर या पर्दा करके आने वाली महिलाओं की आइडेंटिटी चेक की जाए और यह काम किसी महिला अधिकारी के जरिए किसी अलग जगह पर किया जाए, यानी कि सबके सामने जांच ना हो। जिस पर ओवैसी का कहना है कि बीजेपी की मांग अगर मानी जाती है तो इससे मुस्लिम महिलाओं की बेइज्जती होगी। बीजेपी को बुर्के में फर्जी वोटिंग का शक है। तो ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को परेशान करने के लिए एजेंडा चला रही है।
बुर्के पर बीजेपी और ओवैसी में तलवारें खिंच जाती हैं, लेकिन जब अखिलेश के खिलाफ हमला बोलना होता है तो दोनों की जुबान एक जैसी हो जाती है। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है। जिस मोदी और योगी के नाम से असदुद्दीन ओवैसी खुद मुसलमानों को डराते रहे हैं, वही ओवैसी अब कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, ना मोदी से, ना योगी से और ना ही आरएसएस से। आखिर ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा? आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले ओवैसी प्रयागराज में वोट मांग रहे थे, लेकिन इस बार उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक दूसरे के दूर विरोधी ओवैसी और योगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक जैसी बैटिंग कर रहे हैं। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। मेरे भाषण के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, ओवैसी अच्छा भाषण देता है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है, हमको समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कितनी बार आप वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, बताइए। जब भी ये गठबंधन होता है दो लड़कों की, ये बड़ा अनर्थकारी है। जब भी बनता है आतंकी घटनाएं घटित होती हैं। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में ब्रांड नया बनाया है, लेकिन माल पुराना ही है इनका भी। योगी और अखिलेश उत्तर प्रदेश की राजनीति के दो स्तंभ हैं, जिनकी राजनीति एक दूसरे के विरोध पर ही टिकी रही है। लेकिन विचारधारा के लिहाज से ओवैसी और अखिलेश में कुछ खास फर्क नहीं है। फिर भी दोनों नेताओं में तलवारें इसलिए खींची हैं क्योंकि ओवैसी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनका एकाधिकार होना चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय ओवैसी का सिर्फ भाषण सुनने जुटता है, वोट नहीं देता। साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की पार्टी ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इनमें से एक भी सीट नहीं मिली। उल्टे सभी 95 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। तब से ही ओवैसी अपने लिए योगी से बड़ा खतरा अखिलेश को मान बैठे हैं। उन्हें लगता है कि मुस्लिमों को सिर्फ AIMIM को वोट देना चाहिए, बाकी दल मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ ATM मशीन की तरह करते हैं। हम एक ATM की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस ATM में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं। इस बार खुद ओवैसी की हैदराबाद सीट फंसी है। बीजेपी की माधवी लता से मिली जोरदार टक्कर के बाद ओवैसी कुछ दिनों के लिए आराम फरमा रहे थे, अब दोबारा एक्टिव हुए हैं। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में यूपी के दो लड़कों को वो कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पिछले कुछ दिनों से मुस्लिम आरक्षण पर भी लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे। ओवैसी हो या ममता बनर्जी हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो और कांग्रेस हो, सबके लिए ये एक चुनावी मुद्दा है। बीजेपी कहती है कि जहां भी ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिम आरक्षण मिल रहा है उसे खत्म करेंगे। विपक्ष कहता है कि मुस्लिम आरक्षण जारी रहेगा। वैसे आज हम नेताओं का रटा रटाया बयान आपको नहीं सुनाने जा रहे। हम चाहते हैं कि आप मुस्लिम आरक्षण पर मुसलमानों के मन की बात भी सुने, वो क्या कह रहे हैं और इस मुद्दे को किस तरह देख रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ आरक्षण खत्म ही हो जाना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को एकदम ऊपर उठाइए।
अगर हिंदुओं को मिल सकता था मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकता? क्या मुसलमानों को भी तो मिलना चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति से जो कमजोर हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। 10-10 हज़ार उलमाओं ने एक दिन में कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, तब ये लोग कहाँ थे? आज कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। क्यों देंगे साहब आप आरक्षण? रिजर्वेशन लेकर के हिंदू मुसलमान तो करना ही नहीं चाहिए। जरखेज क्यों न होगी बंजर जमी वफा की, हमने इसे अपने खूने जिगर से सींचा है। और देखिए, एक दिन जिसको कुचला जा रहा है वही आगे बढ़ के दिखाएगा और वही देशभक्त कहलाएगा। क्या दिक्कत मुसलमानों को हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ये राजनीति है, चला गई। जब उनको दे रहे तो इनको भी देंगे। धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, ऐसे तो मिलना दोनों को ही चाहिए। भाई हम लोग भी तो इंसान हैं, अगर वो उनको दे रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है? ओबीसी कोटा है या जो भी कोटा हो, सरकार को किसी न किसी कोटे में मुसलमानों को एजुकेशन में कम से कम आरक्षण देना चाहिए। हटा दो, क्या करना है? हम ही बिल्डिंग बनाएंगे, हम ही बाकी सारी चीज़ें करेंगे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुसलमान में सब बराबर नहीं है, उसमें बहुत गरीब लोग हैं तो उनको मिलना चाहिए। जो बाहर से सब हिंदू भाई आए हैं उनको तुम नागरिकता दे रहे हो, मुसलमानों को नहीं देंगे, ये मेरे को नहीं थी समझ में नहीं आती। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां साधु संतों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ बीजेपी दीदी पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप के तीर छोड़ती रहती है, तो दूसरी तरफ अब हिंदू धर्म गुरु और साधु संतों ने भी दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दीदी के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं साधु संत, ये रिपोर्ट समझाएगी आपको। साधु संतों के अपमान का जो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल की सियासत में गूंज रहा था, आज वो कुछ इस तरह साधु संतों के गुस्से के रूप में सड़कों पर नजर आया। साधु लोगों का अपमान हो रहा है। हम साधु लोगों का अपमान क्यों है? हम किसी को क्या बिगाड़ा है? जो माननीय ममता बनर्जी ने है, तो इन्होंने जो बात कही है, ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया। और केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, साधु संत के साथ साथ और जितना हिंदू है ये सब के लिए ठेस पहुंचाया। रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन के संतों की अगुवाई में संत अभियान यात्रा निकली, जिसे हिंदू विश्व परिषद ने भी समर्थन दिया। इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में संत जुटे और उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला। साधु संतों के खिलाफ बयान के बाद पूरे बंगाल में कई साधु संत समाज आज इस वक्त कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन शुरू किए हैं निवेदिता पार्क, बाग बाजार एरिया से, और यहाँ से ये स्वामी विवेकानंद के घर तक पहुँच रहे हैं। और इन्होंने एकजुट होकर एक ही बात कह रहा है कि ममता बनर्जी ने जो कही है वो गलत कही है। क्यों साधु संत समाज को इस प्रकार से ममता बनर्जी कटघरे में खड़ा कर रही है? पश्चिम बंगाल में संतों के अपमान पर घमासान छिड़ा हुआ है और इस अपमान के केंद्र में है ममता बनर्जी। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाए थे कि प्रभावशाली मठों के कुछ संतों की साठगांठ बीजेपी से है, जो चुनाव में बीजेपी की मदद कर रहे हैं। आसानसोले एक रामकृष्ण मिशन आछे, आमी रामकृष्ण मिशन के की हेल्प करिनी। सीपीएम जखन खाबार बंद करे दिएछिलो, दिल्ली থেকে निर्देश आसे बोले बीजेपी के भोट देওয়ার জন্য বলো, কেন করবে সাধু সন্তরা এই কাজ? কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন ভোট দেয় না কোনোদিনও, এটা আমি জানি। তার আমি অন্যকে কেন ভোট দিতে বলবো? ममता के इन आरोपों का केंद्र बिंदु है जलपाईगुड़ी। रामकृष्ण मिशन के आश्रम पर हमलावरों ने बंदूक की नोक पर संतों और कर्मचारियों से मारपीट की। रामकृष्ण मिशन ने इसके पीछे स्थानीय भू माफिया का हाथ बताया और पुलिस से शिकायत की थी। रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारत सेवाश्रम संघ, ये हमारे बंगाल की आध्यात्मिक पहचान है। यहां की सीएम मंच पर से इन महान संस्थाओं को धमका रही है। संतों की इन्हीं शिकायत के तार ममता बनर्जी ने बीजेपी से जोड़ दिए थे। अब संतों के अपमान के मुद्दे को बीजेपी ने सनातन के अपमान से जोड़ दिया और खुद पीएम मोदी दीदी पर सियासी तीर तान रहे हैं।
कल पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी वोटिंग है। चुनाव के मौसम में संतों पर ममता की ये टिप्पणी टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकती है। माहौल को समझते हुए दीदी ने मामला संभालने की कोशिश की, लेकिन दीदी की ये मुहिम भी कोई रंग नहीं ला पाई। साधु लोगों का अपमान हो रहा है। हम साधु लोगों का अपमान क्यों है? हम किसी को क्या बिगाड़ा है? जो माननीय ममता बनर्जी ने है, तो इन्होंने जो बात कही है, ये हमारा सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचाया। और केवल सनातन धर्म के लिए नहीं है, साधु संत के साथ साथ और जितना हिंदू है, ये सब के लिए ठेस पहुंचाया। ममता बनर्जी पर बीजेपी तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। फिलहाल मुस्लिमों को आरक्षण देने की उनकी दलील इन आरोपों को बल भी दे रही है, लेकिन अब संतों के अपमान के मुद्दे पर दीदी बैकफुट पर हैं। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में दीदी से हिंदू वोट बैंक न छिटक जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। बांग्लादेश के सांसद की हत्याकांड की मर्डर मिस्ट्री जैसे जैसे खुलती जा रही है, खुलासे बेहद चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश के सांसद की हत्या को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पुलिस के हाथ सबूत न लगें, इसीलिए लाश के इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि किसी को कुछ ना पता चले। अब हम आपको आपके सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले 5 खुलासे करने जा रहे हैं। देखिए खुलासा नंबर 1 क्या है। सबसे पहले शव की खाल को शरीर से अलग किया गया। यह अपने आप में दिल दहला देने वाली वारदात है। खुलासा नंबर 2 यह है, सबूत मिटाने के लिए हड्डियों को मांस से अलग किया गया। खुलासा नंबर 3, मांस पर हल्दी का लेप लगाया गया ताकि किसी को शक ना हो कि यह इंसान का मांस है। खुलासा नंबर 4, शरीर के टुकड़ों को बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंका गया, जबकि हनी ट्रैप करके सांसद को फंसाने का भी बड़ा प्लान बनाया गया। कैसे बांग्लादेशी सांसद हत्याकांड को कोलकाता में अंजाम दिया गया, देखिए एक एक सच। साउथ 24 परगना, यहां सीआईडी की टीम उन मांस के टुकड़ों को ढूंढ रही है जिसे कसाई ने सैकड़ों टुकड़े कर अलग अलग जगहों पर फिकवाया था। जी न्यूज की टीम भी इस रूह खपा देने वाली हत्याकांड के एक एक सच को आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के कत्ल के पीछे हनी ट्रैप है, कसाई है, 100 करोड़ का सोना है, या फिर इस कत्ल का राज और भी गहरा है। इन 2 फ्लैटों को देखिए, जहां हत्या के ताना बाना बुनने से लेकर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कसाई समेत सारे हत्यारे कुछ ही दिनों पहले दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने के लिए रुके थे। न्यू टाउन के इस लग्जरी फ्लैट में जाने के बाद सांसद पर बकाया पैसे के लिए दबाव बनाया गया था। यही वो बिल्डिंग है जहां पर बांग्लादेश की सांसद की हत्या की गई। 25 अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उसके हिसाब से 30 अप्रैल को पोजीशन लेने की बात थी। जबकि यह कसाई को ठहराया गया था और उसे हर रोज 350 रुपए दिए जा रहे थे। ये वही फ्लैट है, फ्लैट नंबर 1C, ब्लॉक नंबर जो 4 है, उस ब्लॉक नंबर 4 के फर्स्ट फ्लोर में ये 1C जो फ्लैट है, इसी फ्लैट में जिया जो 2.5 महीने से यहाँ पे रह रहा था और पर डे उनको 350 रुपए दिया जा रहा था। प्लान के मुताबिक अख्तर उज़्मा, उसकी प्रेमिका शिलास्ती रहमान और सैयद अमानुतुल्लाह उर्फ शिमूल, ये तीनों हवाई जहाज से कोलकाता आए और एक किराए के मकान में रहने लगे थे। ये सभी आरोपी सांसद की एक एक गतिविधि पर पूरी नजर रख रहे थे। प्लान तैयार होने के बाद अख्तर उज़्मा 10 मई को कोलकाता से बांग्लादेश लौट गया। इसके बाद सांसद की हत्या को बेरहमी से अंजाम दिया गया। 13 मई को दोपहर 2:51 पर हमलावर सांसद को फ्लैट पर ले गए। जिहाद और ज़ियाम पहले से ही फ्लैट में थे। फ्लैट में घुसने के आधे घंटे के अंदर ही बांग्लादेशी सांसद की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद डेड बॉडी से खाल उतार ली गई और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अब ये सीसीटीवी की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर नीली जीन्स और गुलाबी शर्ट पहना ये शख्स मुख्य कातिल शिमूल बताया जा रहा है। यहाँ इस बड़े सूटकेस में मांस के टुकड़े को रखकर ठिकाना लगाए जाने की तैयारी हो रही है, जबकि यहाँ सफेद शर्ट पहना शख्स जिहाद है। इसके हाथ में 2 थैले हैं। हालांकि जी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता,
हत्या को अंजाम देने के बाद सभी लोग एक साथ बांग्लादेश नहीं भागे थे, बल्कि प्लान के तहत बारी बारी से बांग्लादेश लौटे। सांसद की हत्या की जांच में पुलिस ने पहले ही जिहाद हवलदार नाम के पेशेवर कसाई को गिरफ्तार कर लिया है। मेन जो कसाई है उनको भी, जो जिहाद नाम है जिसका, उनको भी बांग्लादेश से लाया गया था भारत में, और वो 2 महीने से मुंबई में छिपा हुआ था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। उसी महिला के माध्यम से हनी ट्रैप किया गया सांसद को, और जब 13 तारीख को यहाँ पर उनको लाया गया 2:51 में, उसके आधे घंटे के भीतर उनकी हत्या कर दिया गया। आरोपी कसाई को फिलहाल पुलिस कस्टडी में लिया गया है। सौमित सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों में इस दौरान 8 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इस बीच इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हमारे जवान देश के खिलाफ खड़े होने वालों का सफाया कर रहे हैं। यहां ये जवान नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद इंद्रावती नदी पार कर रहे हैं। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और भक्तों का सैलाब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चुनौती को पार करके केदार घाटी पहुंच रहा है। कोई पैदल, कोई घोड़े पर, तो कोई हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच रहा है। आज जब एक हेलीकॉप्टर भक्तों की टोली को बाबा के दर्शन के लिए ले जा रहा था, तभी मंजिल तक पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। हवा में झूलता हेलीकॉप्टर और हलक में अटकी जान। जिंदगी और मौत के बीच ये वो सेकंड जब सामने 7 जिंदगियां मौत की दहलीज पर खड़ी थी। जिंदगी और मौत की इस जंग में चट्टान की तरह खड़ा था एक जांबाज। तस्वीर आज सुबह की है, जब केदार घाटी की खूबसूरत वादियों को पार करते हुए भक्तों की एक टोली हेलीकॉप्टर के जरिए केदार धाम पहुंच रही थी। हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड करने ही वाला था, लेकिन चंद सेकंड पहले सामान्य स्थिति में नजर आ रहा हेलीकॉप्टर असहज दिखने लगता है। हेलीकॉप्टर लैंड करने की बजाय हवा में ही हिचकोले खाने लगता है। हवा में हेलीकॉप्टर का यह संघर्ष लगातार जारी रहता है। इस मंजर को देखकर लोग डरने लगते हैं। वहां मौजूद दर्शनार्थियों में हड़कंप मच जाती है और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर हेलीपैड के दूसरी तरफ गिर जाता है। अब दूसरे फ्रेम के जरिए तस्वीर देखिए। हेलीपैड की सीमा को लांघकर हेलीकॉप्टर नीचे हरे भरे खेत में गिरता है। इस दौरान भी हेलीकॉप्टर को कई बार खेत की सतह पर रोकने की कोशिश की जाती है और 2-3 बार लड़खड़ाने के बाद आखिरकार हेलीकॉप्टर थम जाता है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से ठीक पहले हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, जिस वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। पायलट समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 दर्शनार्थी सुरक्षित हैं। सभी 6 भक्त तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पायलट कल्पेश ने भी इस मुश्किल हालात में भी अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और 7 जिंदगियां सही सलामत बच गई। जब ये बहुत तेजी से घूमना शुरू कर रहा है और कितने रोटेशन ले रहा है आप देखेंगे तो ये सीधे बताता है कि इसका कंट्रोल जो पायलट का है इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब संभालना मुश्किल हो रहा है। अब सूझबूझ यहाँ पायलट की ये है कि वो इस हेलीकॉप्टर को कोशिश कर रहा है कि उसको जगह मिले ताकि वो मूव करके और जो वॉल्यूम मिले ताकि वो उसको स्मॉदर कर सके इस प्रॉब्लम को। तो अब यहाँ पर ना लैंड करके अगर यहाँ लैंड करता तो शायद हो सकता था कि ये इस हेलीकॉप्टर टुकड़े हो जाते, क्योंकि वहाँ गया तब तक उसका जो मोमेंटम था हेलीकॉप्टर का वो कुछ कम हुआ, तो जो इम्पैक्ट हुआ ग्राउंड पर लैंड करने पर वो इतना नहीं हुआ और ये हेलीकॉप्टर टूटने से बच गया।
खबरों के मुताबिक जब पायलट कल्पेश हेलीकॉप्टर लैंड करवाने वाले थे, इसी दौरान रोटर में खराबी आ गई और इसी वजह से हेलीकॉप्टर हवा में डगमगाने लगा। लेकिन पायलट कल्पेश ने विपरीत परिस्थितियों को भी भेद दिया। पाकिस्तान में योगी स्टाइल में बुलडोजर चल गया है। शहबाज सरकार ने इमरान खान की पार्टी के हेडक्वार्टर को बुलडोजर से गिरा दिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आधी रात को पुलिस और अथॉरिटी की टीम वहां पहुंची, उनके साथ एक बड़ा बुलडोजर भी था और फिर कुछ ही देर में बुलडोजर ने इमरान का दफ्तर तहस नहस कर दिया। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों का दावा है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह सब करवाया है। हालांकि वो दबी जुबान से पाकिस्तानी सेना की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। योगी मॉडल को कॉपी करके शहबाज सरकार ने इमरान खान के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। आधी रात में इमरान के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इसके कई हिस्सों को गिराया गया, तोड़ा गया और फिर पुलिस ने पूरा दफ्तर ही सील कर दिया। ये ताला लगाया गया है और इसके ऊपर ये इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA बुलडोजर के साथ इमरान खान के पार्टी मुख्यालय पर पहुंची। दावा किया कि पार्टी दफ्तर का हिस्सा अवैध तरीके से बना हुआ है। पुलिस ने चारों तरफ से दफ्तर को घेर लिया। इसके बाद रात 11:30 बजे बुलडोजर चलना शुरू हुआ और 1 घंटे बाद जब ये बंद हुआ तब तक इमरान के पार्टी ऑफिस का नक्शा बदल गया था। बुलडोजर जिन हिस्सों को गिरा रहा है उसके अवैध होने का दावा है। कहा गया कि नियमों को तोड़कर अवैध निर्माण किया गया। एक पूरी मंजिल बना दी गई जिसे बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि इमरान के नेताओं का दावा है कि वो अदालत में ये केस भी जीतेंगे और सरकार से हर्जाना भी वसूलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो शहबाज सरकार को डबल शॉक लगेगा। रातों रात इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता अपने ऑफिस पहुंचे। जब उन्होंने विरोध किया तो इस्लामाबाद पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो गया, लेकिन बुलडोजर रुका नहीं, चलता रहा और जब खत्म हुआ तब पुलिस ने पूरा दफ्तर ही सील कर दिया। इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद को बचाने के लिए पहले कई बार नोटिस दिए जाने का दावा कर रही है। दावा ये है कि पहला नोटिस तब दिया गया जब खुद इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। हालांकि दावों के बावजूद अथॉरिटी ने अभी तक नोटिस दिए जाने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें आना कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिलेशन सेना से बिगड़ते हैं तो सबसे पहले उनके नेता को जेल भेजा जाता है और उसके बाद बुलडोजर का एक्शन दिखने लगता है। मार्च 2023 में इमरान खान के लाहौर वाले घर से भी बुलडोजर की तस्वीरें आई थी। तब पुलिस इमरान को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन इमरान के घर के बाहर उनके समर्थक मौजूद थे और बुलडोजर की मदद से गेट तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई थी। इस्लामाबाद अथॉरिटी का दावा है कि पूरा दफ्तर नहीं, सिर्फ गैर कानूनी हिस्सा गिराया गया है, पर इमरान के नेताओं का आरोप है कि बुलडोजर चलाने का ऑर्डर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर आर्मी जनरल की तरफ से आया है। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार भी सेना की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात चीन की, जो अपनी विस्तारवादी सपनों के पंख को लगातार मजबूत करने में जुटा है। ईस्ट चाइना सी में अपने सैन्य प्रदर्शन के जरिए चीन एक बार फिर ताइवान को घेरने की कोशिश में है। क्या है चीन की इस घेराबंदी की वजह और क्या है ताइवान की तैयारी, और साथ ही पलटेंगे चीन ताइवान की अदावत वाले इतिहास के पन्ने। ये रिपोर्ट देखिए। जल, थल और नभ में शक्ति प्रदर्शन, ईस्ट चाइना सी की लहरों में बढ़ी हलचल, वन चाइना पॉलिसी का रोड मैप तैयार। ताइवान की सीमा पर रेड आर्मी का हाहाकार, एक आइलैंड पर मिसाइलों का नॉन स्टॉप अटैक, इस आइलैंड की शक्ल सूरत बदलने का ख्वाब और वन चाइना पॉलिसी का विस्तार। ये महज ताइवान का एनिमेशन नहीं, बल्कि लाल बादशाह शी जिनपिंग का वो प्लान है जिसे चीनी मीडिया में जमकर सर्कुलेट किया जा रहा है। दरअसल मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पर चीनी सेना ने पिछले कुछ दिनों से ताइवान की घेराबंदी कर रखी है। ताइवान की सीमा पर ड्रैगन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना तैनात है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन ने इतनी बड़ी संख्या में ताइवान की सीमा पर युद्धाभ्यास किया था। चीन के 42 फाइटर जेट, 19 जंगी जहाज और 16 जहाज ताइवान सीमा पर उकसावे की कोशिश में लगे हैं। जिनपिंग की सेना इस ड्रिल में पूरी ताकत झोंक रही है और ताइवान को डराने की कोशिश कर रही है। युद्धाभ्यास में सैनिकों को कब्जा करने की खास प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इस मिलिट्री एक्शन को चीन ने पनिशमेंट ड्रिल का नाम दिया है, यानी वो ताइवान को सजा देना चाहता है।
चीन के मुकाबले ताइवान भले ही छोटा देश हो, लेकिन ड्रैगन को चुनौती देने के मामले में वो पीछे नहीं है। जैसे ही ईस्ट चाइना सी में रेड आर्मी ने उत्पात मचाना शुरू किया, जवाब में ताइवान ने अपनी सेना को भी अलर्ट पर रख दिया। ताइवान ने हिसियोंग फेंग 3 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती कर दी। वहीं समुद्री और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए F-16 वाइपर को भी मैदान में उतार दिया गया है। चीन की दादागिरी को चुनौती देने ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विलियम लाई चिंग ते खुद आर्मी बेस पहुंचे। दरअसल चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने यह युद्धाभ्यास शुरू किया और बाकायदा इसका मैप भी जारी किया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का कोड नेम है ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024A। ताइवान के आसपास मौजूद आइलैंड्स के करीब भी चीनी सेना का अभ्यास चल रहा है। Z News.